तो हमारा आज का टॉपिक है कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक्चुअली बना कैसे था। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे अलग अलग एक्ट्स थे जिनसे बहुत अलग अलग प्रोविजंस आए थे। अब हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कैसे हुई। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि 1934 में एम एन रॉय करके एक इंसान था जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया में जब हुई थी तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने। तो उन्होंने पहली बार कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो फॉर्म हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से, यानी वोटिंग से उसमें लोग हों, और उसके अलावा कोई भी बाहर की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और हम तब उससे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। 1939 में जो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था उसके लिए ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। 1940 में अगस्त ऑफर आया, उसमें इस चीज़ को, इनके इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया आए। उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया। प्रपोज़ल क्या था? प्रपोज़ल ये था कि हम आपको परमिशन दे देंगे कि आप अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, बट कब? जब वर्ल्ड वॉर 2 में आप हमारी हेल्प करेंगे। ये चीज़ ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मानी, मुस्लिम लीग तो वैसे ही नहीं मान रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमें अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है और हमें अपना अलग स्टेट चाहिए, यानी अपनी अलग नेशन क्रिएट करना है, हमें पार्टीशन चाहिए। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसमें 3 मेंबर्स थे। इन तीनों मेंबर्स का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन वाले ही। A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये तीनों आए, इन्होंने प्रॉपर एक बिल दिया, वो बिल पास हुआ, और उसके बाद फाइनली ये कहा गया कि अब एक ऐसी स्कीम लाई उन्होंने, ऐसे आइडियाज़ दिए जो मुस्लिम लीग ने भी मान लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मान लिए, और फाइनली 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म। अब अगले जो चीज़ आ जाती है, ये आ जाती है कि कंपोजिशन कैसी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्या क्या था उसमें, कौन कौन था, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो उसमें कितने मेंबर्स थे? उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे। 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे। ये कंपोजिशन थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स से थे। जो ये 296 मेंबर थे ब्रिटिश इंडिया से, इसमें भी जो 292 मेंबर्स थे वो 11 जो गवर्नर प्रोविंसेस थी उनसे थे, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती थी, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कूर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 इंपॉर्टेंट थी, मतलब उस टाइम पे ये 4 चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस बनाई गई थी, तो 4 मेंबर्स यहाँ से थे। दूसरा पॉइंट, जो हर एक प्रोविंस था और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी जो सीट एलोकेशन थी ना, वो ऐसे थी जैसे कि 1 मिलियन पॉपुलेशन है तो उस पर एक पर्सन होगा जो इलेक्ट होगा या जो नॉमिनेट होगा, तो 1 पर्सन पर मिलियन पॉपुलेशन, इस तरीके से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। उसके बाद सीट्स जो थी वो 3 टाइप्स में बांटी गई थी। कुछ सीट थी सिख्स के लिए, कुछ थी मुस्लिम्स के लिए, कुछ थी जनरल के लिए। जनरल में हर वो इंसान आता था जो सिख और मुस्लिम में नहीं आ रहा है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रोविंसेस थे, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस और ब्रिटिश इंडिया से थे, इनके क्या कहा गया कि इनको हम करेंगे इनडायरेक्टली इलेक्ट। इनडायरेक्टली इलेक्ट कैसे करेंगे? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उनमें जो लोग हैं
वो इन लोगों को इलेक्ट करेंगे जो प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे उनकी तरफ से, प्रोविंसेस की तरफ से। और कैसे वोटिंग होगी उनकी, तो वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक मेथड होता है जिससे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ये हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक मेथड होता है जिससे उनको इलेक्ट करने की बात कही गई। फिर उसके बाद कहा गया, ये तो प्रोविंसेस की बात हो गई। फिर आई बात प्रिंसली स्टेट्स की, कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ पे लोग कैसे इलेक्ट किए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से हम नॉमिनेशन के थ्रू करेंगे। तो जो हेड्स हैं प्रिंसली स्टेट के, जो भी हेड है, जो भी राजा महाराजा है, वो जिसको भी नॉमिनेट करेंगे वो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली ही नॉमिनेटेड थी। उसके बाद फिर इसमें ये पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो भी लोग यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे थे, नॉमिनेट हो रहे थे, यहाँ पे जो इनडायरेक्टली इलेक्शन वाले लोग थे, ये ऑलरेडी एक लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पढ़ा था कि कैसे, 1935 में पढ़ा था कि कैसे टैक्स, प्रॉपर्टी, वेल्थ, इनके बेसिस पे लोगों को वोटिंग राइट्स दे रहे थे। तो उन वोटिंग राइट्स से प्रोविंशियल असेंबली में लोग थे, और अब वो जो लिमिटेड लोग हैं प्रोविंशियल असेंबली में, वो और लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो यानी कि एक बहुत लिमिटेड लेवल ऑफ फ्रेंचाइजी थी। उसके बाद फिर ये इलेक्शंस हुए, जुलाई अगस्त 1946 को ये इलेक्शंस हुए, जिसका रिजल्ट आया तो उसमें 208 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, 73 मुस्लिम लीग की थी और 15 इंडिपेंडेंट थी। उसके बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसमें सभी लोग प्रेजेंट थे हर सेक्शन से। लाइक हिंदू थे, मुस्लिम थे, एंग्लो इंडियंस थे, क्रिश्चियंस थे, एससीज थे, एसटीज थे, वुमेंस थी हर सेक्शन की। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसमें नहीं थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी इसमें नहीं थे प्रेजेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क कैसे कर रही थी, तो इसकी वर्किंग पे बात आ जाती है। अब ये कुछ वन लाइनर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले दिसंबर 9, 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके बाद मुस्लिम लीग यहाँ पे आई नहीं थी, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, तो सिर्फ 207 मेंबर्स थे। थर्ड पॉइंट, एक ओल्ड फ्रेंच प्रैक्टिस है जिसमें कहा जाता है कि जो भी ओल्डेस्ट पर्सन होगा ना, उसको हम प्रेसिडेंट बना देंगे, मतलब कि उसको प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो भी होता है असेंबली का, उसको बना देंगे। तो टेम्पररी चेयरमैन बनाना था, क्योंकि अब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हो तो कोई तो चेयरमैन चाहिए। तो उस दिन डिसाइड किया गया कि हम टेम्पररी चेयरमैन बना रहे हैं, जिसे बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये 2024 में एग्जैक्ट PYQ था डायरेक्ट कि किन्हें चूज़ किया गया था। उसके बाद फिर आगे की 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद ही परमानेंट जो था प्रेसिडेंट, या परमानेंट जिसे हम कह सकते हैं, प्रेसिडेंट कह लो, चेयरमैन कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो बना दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। फिर सिमिलरली 25 जनवरी 1947 को और 16 जुलाई 1947 को, ये डेट दोनों की दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। एक को बनाया गया था HC मुखर्जी को, और एक को बनाया गया था VT कृष्णम आचार्य को। उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक चीज़ दी जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। इसमें कुछ पॉइंट्स थे, जो पॉइंट्स रीड किए जा सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बेसिक सी चीज़ बताई गई है कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर क्या हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसको 22 जनवरी 1947 को मॉडिफाई करके प्रियम्बल के फॉर्म में अडॉप्ट कर लिया गया। तो हम आज जो प्रियम्बल देखते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। फिर ये तो 1946 की चीज़ें चल रही है। हमें पता है 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था, पार्टीशन हो गया था। तो उससे क्या चेंजेस आए? उससे सबसे पहला चेंज तो ये आया कि सॉवरेन बॉडी हो गई हमारी, जो असेंबली थी सॉवरेन हो गई, कोई भी ब्रिटिश इंटरफेरेंस नहीं है, जैसे वो चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। सेकेंड, ये डिसाइड किया गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना,
ये दो तरीके से फंक्शन करेगी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, एक लॉ मेकिंग बॉडी की तरह भी काम करेगी, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पे काम करेगी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह होगी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इसमें, जब लॉ मेकिंग की तरह होगी तो ऑर्डिनरी लॉज बनेंगे। और जब ये ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग बॉडी थी तो उस टाइम पे जो इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, जिन्हें बनाया गया था, वो थे जीवी मालवंकर, जो आगे जाके हमारे फर्स्ट स्पीकर भी बने थे। जब हमारी इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म हो गई, फाइनल इलेक्शंस हो गए थे 1951-52 के टाइम पे, तो जो फर्स्ट स्पीकर बने थे हमारे, वो जीवी मालवंकर ही बने थे। फिर मुस्लिम लीग जो थी वो सेपरेट हो गई, जो पार्टीशन था वो हो गया। तो जो स्टार्टिंग में 389 मेंबर्स कहे गए थे टोटल, वो टोटल मेंबर्स बच गए सिर्फ 299। ब्रिटिश प्रोविंसेस से 296 से 229 बच गए, और जो उधर 93 थे प्रिंसली स्टेट्स में, वो सिर्फ 70 बच गए। कुछ और भी फंक्शंस थे, जैसे कि इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ नेशंस की, कॉमनवेल्थ नेशंस की जो इंडिया की मेंबरशिप थी, उसको रेटिफाई किया गया। कब किया गया? मई 1949 में। अब ये कॉमनवेल्थ नेशंस क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर ऐसे नेशंस का ग्रुप है जिसको कभी ना कभी ऐसे इंग्लैंड ने रूल किया, मतलब वो एक कंप्लीट ऐसे कॉमनवेल्थ नेशंस आते हैं। हम प्रियम्बल में पढ़ेंगे कि इस पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे। फिर उसके बाद कुछ वन लाइनर्स की, जैसे कि नेशनल फ्लैग जो था वो हमारा अडॉप्ट हुआ कब? 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद जो हमारा नेशनल सॉन्ग था, जो हमारा नेशनल एंथम था, जो हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी ये अडॉप्ट और ये बने थे कब? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन टोटल फॉर्म होने में 2 years 11 months और 18 days लगे थे। ड्राफ्ट करने में 114 days लगे थे। टोटल 64 लाख का एक्सपेंडिचर आया था। उसके बाद फाइनल सेशन जो था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था। फिर कुछ कमिटीज़ थी। अब ये जो कमिटीज़ है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसको टेबल्स के फॉर्म में दे के मैच द फॉलोइंग इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ मेजर कमिटीज़ थी, कुछ माइनर कमिटीज़ थी। जो मेजर कमिटीज़ थी वो 13 थी, और माइनर कुछ फ्यू कमिटीज़ थी। सॉरी, 13 नहीं, 8 कमिटीज़ थी, 13 माइनर कमिटीज़ थी, सॉरी। तो इसमें जो इसके मेंबर्स हैं अलग अलग, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि यूनियन पावर की कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी है, जो हमारी स्टेट्स की कमेटी है, ये तीनों की तीनों हमारे हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी थी, उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ वाली कमेटी थी, ये हमारे हैंडल कर रहे थे सरदार पटेल। और उसके बाद जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, जो स्टीयरिंग कमेटी थी, ये हमारे हैंडल कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। और कुछ माइनर इसी में ही, ये जो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ पे एडवाइजरी की कुछ सब कमेटीज़ भी थी, तो उसके भी कुछ रूलर्स थे। और माइनर कमेटीज़ इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उनको याद करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। फिर हमारे पास आती है वेरी इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स पता होने चाहिए कि इसमें 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग द चेयरमैन, और कौन कौन थे वो भी पता होना चाहिए। पहले पे थे BR अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन थे इसके। फिर थे N गोपाल स्वामी अय्यनागर। फिर थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर थे KM मुंशी। फिर थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर थे N माधव राव, जो कि BL मित्तर की जगह आए थे, जिन्होंने इल हेल्थ की वजह से रेजिग्नेशन दे दिया था। और एक थे TT कृष्णमाचारी, जो DP खेतान की जगह आए थे, क्योंकि DP खेतान की डेथ हो गई थी। तो ये 7 नाम इम्पॉर्टेंट है, ये पता होने ज़रूरी है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कैसे हुआ था, इनैक्टमेंट, तो हमें ये पता होना चाहिए कि November 4, 1948 को
फर्स्ट रीडिंग हुई थी, जो फाइनल ड्राफ्ट की फ़र्स्ट रीडिंग थी वो हुई थी, वो 5 दिन तक चली थी। फिर अलग अलग डेट्स है इसमें कि कैसे कैसे फाइनल रीडिंग हुई, कब सेकंड रीडिंग हुई, उसमें कितने अमेंडमेंट्स हुए, लोगों के लिए भी प्रेजेंट किया गया था, उसे 8 महीने तक उस पर काम चला था। तो ये बहुत सारी डेट्स हैं जो एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि 289 जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से 299 जो मेंबर्स थे उसमें से 284 लोगों ने इसे साइन किया था फाइनली, और इसमें से 15 वुमेन थी। और जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। फिर उसमें कुछ वन लाइनर्स से इंपॉर्टेंट सी बात दी गई है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, उन्हें चीफ आर्किटेक्ट भी कहा गया है। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। फिर इन्फोर्समेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्फोर्समेंट अलग है, इनैक्टमेंट अलग है। अगर हमसे पूछा जाए कि इनैक्टमेंट की डेट क्या है तो वो 26 नवंबर 1949 है, पर इन्फोर्समेंट की डेट पूछी जाए तो वो 26 जनवरी 1950 है। दो कुछ टेम्पररी प्रोविज़न जो थे, जो टेम्पररी प्रोविजंस थे, जो इलेक्शंस थे, सिटीजनशिप्स थी, वो तो 26 नवंबर 1949 को ही चालू हो गई थी, बट बाकी जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1950 को हुआ था। और ये 26 जनवरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, बट कब, 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन में। उसके बाद फिर एक एक्सपर्ट कमेटी थी कांग्रेस की, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट एक जनरल सा फैक्ट बताया गया कि कैसे एक्सपर्ट कमेटी के कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ग्रैनविल ऑस्टिन नाम के एक बहुत ही फेमस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, जिन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी थी जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे अच्छे से फॉर्म हो पाया। फिर उसके बाद क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कह सकते, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कहा गया कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, पार्टली इलेक्टेड लोग थे, पार्टली नॉमिनेटेड लोग थे, रिप्रेजेंटेशन सबकी थी ही नहीं। फिर ये कहा गया कि सॉवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि ये एक ब्रिटिश कैबिनेट, जो हमने पढ़ा कि कैबिनेट मिशन प्लान पे बनी थी, ब्रिटिशर्स के प्लान पे बनी थी, तो सॉवरेन कैसे हुई, ये लोग कह रहे थे। फिर कहा गया कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, ये कंपेयर किया गया कि यूएसए को सिर्फ 4 महीने लगे हैं, तो और बाकी जो दूसरी जगहों को इतना कम कम टाइम लगा है, तो हमारे को 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। तो ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी की जगह ड्रिफ्टिंग कमेटी ज़्यादा थी, तो इसको इसलिए कहा गया कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत थी। फिर उसके बाद ये कहा गया कि कांग्रेस डोमिनेटिंग थी, कि सिर्फ कांग्रेस के ही मेंबर्स थे। ऐसा लग रहा था कि वन पार्टी बॉडी थी जो एक वन पार्टी कंट्री में थी, तो सारी मोस्टली इसमें कांग्रेस ही थी। फिर ये कहा गया कि ये लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड थी, मतलब जितने भी लॉयर्स थे और जितने भी पॉलिटिशियन थे वही लोग थे इसमें, नॉर्मल लोगों की इतनी, इसलिए ये भी देखा गया कि बल्कीनेस कितनी थी, कितनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी। फिर ये कहा गया कि हिंदूज़ डोमिनेटिंग थी, मतलब हिंदूज़ डोमिनेट कर रहे थे इसमें, मुस्लिम्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी। फिर कुछ वन लाइनर्स है, वन लाइनर फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो हमारा सिंबल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो क्या था, एलिफेंट था। फिर ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो कौन थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव थे। फिर सेक्रेटरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी कौन थे, वो थे HVR नागर। फिर चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, तो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी। फिर उसके बाद कॉलीग्राफर कौन थे, कॉलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ये थे इंग्लिश वाले के लिए, इंग्लिश कॉलीग्राफर। और साथ में डेकोरेट किसने किया था इंग्लिश वाले वर्जन को, वो थे बियोहर राम मनोहर सिन्हा। और जो हिंदी वर्जन की कॉलीग्राफी की थी वो की थी वसंत कुमार, कृष्ण, वसंत कृष्ण वैद्य। और इसको डेकोरेट किसने किया था, नंदलाल
बोस ने। तो ये वन लाइनर्स थे। एक छोटा सा और टॉपिक आता है कि हिंदी टेक्स्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसे बना। तो स्टार्टिंग में ओरिजिनली हिंदी टेक्स्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का। जब 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1987 का, तो ये कहा गया कि हम 394A आर्टिकल लाते हैं पार्ट 22 में। तो वो लाया गया। इसमें कहा गया कि ये प्रेसिडेंट का काम है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं प्लस जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे हिंदी में ट्रांसलेट करवाए जाए। सेकंड पॉइंट कहा गया कि जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, उनका ना सेम मीनिंग होना चाहिए जो भी इंग्लिश में है। और अगर कुछ भी दिक्कत आए तो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसे है जो सही से नहीं बता पा रहा है तो वो प्रेसिडेंट का काम है, प्रेसिडेंट उसे ठीक करवाएं। और थर्ड कहा गया कि कोई भी लीगल इंटरप्रिटेशन होगी जब भी तो जो भी लीगल इंटरप्रिटेशन होगी इस हिंदी वाले टेक्स्ट को देख के, ये सेम होगी जो इंग्लिश टेक्स्ट में होगी। सो दिस वॉज इट इन दिस चैप्टर। थैंक यू।